कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, न्यू चैप्टर ऑफ क्लास +2, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि आज तक कभी भी कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं आया जिसके अंदर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन ना आया हो। और आपके बोर्ड के एग्जाम में तो 101% इससे आने ही आने हैं, है ना, बिकॉज वेटेज दे रखी है मार्क्स के हिसाब से। तो यानी कि ये जो चैप्टर है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बड़ा इजी है। इसको ध्यान से समझिएगा तब ये समझ में आएगा। तो सबसे पहले लीजिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को कहा जाएगा जिनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्पेशल कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स स्पेशल कोवलेंट बॉन्ड्स हैं जिनके अंदर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक ही एटम देता है। दो एटम्स के बीच में जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तब क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जैसा आप सबने देखा हुआ है कि अगर आप एक हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से मैंने दिखाया, तो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन अपना एक एक एटम शेयर करवाएंगे तब बनता है कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनता है बता, कोवलेंट बॉन्ड। तो ये है तो कोवलेंट बॉन्ड ही, लेकिन ये स्पेशल कोवलेंट बॉन्ड है जिसके अंदर दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं शेयर करने के लिए वो एक ही एटम देगा, वो एक ही एटम देगा जिसको आप कहोगे डोनर एटम, और जो जस्ट उन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के लिए एक्सेप्ट करेगा उसे कहा जाएगा एक्सेप्टर एटम्स। क्लियर हो गया पुत्र? तो यानी कि ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, कोवलेंट बॉन्ड की कोई स्पेशल कैटेगरी है। सेकंड बात, द कंपाउंड दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इन द एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि इन कंपाउंड्स को अगर आप वाटर में डालो, पानी में डालो, तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते, दे रिटेन देयर आइडेंटिटी। यानी कि एक एग्जांपल है, आप K4FeCN6 जब इनको वाटर में डालोगे तो देखो यहाँ पे पोटेशियम आयन भी दिख रहा है, आयरन भी दिख रहा है, साइनाइड भी दिख रहा है, तो डिसोशिएट होकर सारों में टूट जाना चाहिए था, बट नो। आप देखिए ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये डिसोशिएट नहीं हो रही। इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स एंटाइटी। क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स एंटाइटी। तो जो बाहर है जिसको हम काउंटर आयन बोल सकते हैं, स्पेक्टेटर आयन बोल सकते हैं, वो डिसोशिएट हो गया, लेकिन जो अंदर है, अभी इसके बारे में और एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, लेकिन इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है वो डिसोशिएट नहीं होता। यानी कि ना तो आयरन ना ही साइनाइड आयन हमारे को डिसोशिएट होके मिला, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एंटाइटी, कॉम्प्लेक्स आयन बन गया, है ना। ये तो एक काउंटर आयन बन गया यहां से, और ये एक कॉम्प्लेक्स आयन बन गया। लेकिन अगर आप डिस्कस करेंगे यहां पर कि सर इसका मतलब क्या हुआ कि साइनाइड जो है वो आयरन के साथ क्या बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए आप देखिए साइनाइड जो है वो आयरन को अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए देता है, रिजल्टिंग टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो दे रहा है वो डोनर हो गया, जो ले रहा है वो एक्सेप्टर हो गया। तो ये एरो से हम शो कर सकते हैं कि आयरन ने इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए एक्सेप्ट किए, और 6 साइनाइड होने की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। और आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जो मैक्सिमम कंपाउंड स्टडी करने हैं उसके अंदर आप 6 या 4 ही पाओगे, तो हम उनको धीरे धीरे करके स्टडी करेंगे। अब आगे चलता है इनका कंपैरिजन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का विद द डबल सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट्स वो कंपाउंड होते हैं जो देखने में तो कॉम्प्लेक्स लगते हैं, बट जैसे ही उनको वाटर में यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वो अपने आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दे कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू देयर आयन, जो अपने अपने आयन की फॉर्म में कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे। एक उदाहरण लीजिए, पोटेश एलम K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O। तो ये पूरा फॉर्मूला है आपके पोटेश एलम का, फिटकरी का। जब इसको पानी में डालोगे तब ये डिसोशिएट हो जाएगा इनटू पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन, 2 पोटेशियम आयन आएंगे पुत्र, एक इधर से और 3 इधर से, यानी कि 4 सल्फेट आयन आएंगे और 2 एल्यूमिनियम आयन आएंगे। और वाटर जो है वो ऑलरेडी वहां पे बहुत वाटर अवेलेबल है, तो उसमें डिसोशिएट हो जाएगा। तो वो डिसोशिएट नहीं होगा, सॉरी, वो उसके अंदर मिल जाएगा, वो डिसोशिएट नहीं होगा, वाटर डिसोशिएट नहीं होगा। समझ आया? ठीक है। तो ये है आपके पास डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट के और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा, पोटेश एलम। देन वी हैव मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला है FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4, यानी कि फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट .6H2O। तो वो भी जब डिसोशिएट होगा तो वहां से आपको फेरस आयन मिलेगा, सल्फेट आयन मिलेंगे और अमोनियम आयन मिलेंगे।
यानी कि वो भी कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है, मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O। तो उत्तर अगर इसमें भी आप वाटर डालते हो देन दे विल गिव यू फेरस आयन प्लस सल्फेट आयन प्लस एमोनियम आयन। तो यू कैन से कि सर बोहर सॉल्ट, पोटैश एलम, ये डबल सॉल्ट के एग्जांपल हैं जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं पानी में डालते ही। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो कंपाउंड होंगे जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होंगे इन एक्वा सॉल्यूशन, दे रिटेन देयर सर्टेन आइडेंटिटीज, वो अपनी आइडेंटिटी को पकड़ के रखेंगे। समझ आया? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब एक्वा सॉल्यूशन में आपने डाला यानी कि वाटर में डाला तो उसके दो तरह के आयन्स आपने देखे। एक तो थे स्पेक्टेटर आयन या जिनको आप काउंटर आयन्स भी कह सकते हैं। सपोज आपके फॉर्मूला K4FeCN6, इसके अंदर जो K4 है ये एज अ काउंटर आयन अवेलेबल है। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आप देख रहे हो, इस पूरी की पूरी स्क्वायर ब्रैकेट को आप ये देखिए, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम होगा, जैसे आपके पास यहाँ पे आयरन है, ठीक है, और उसके बाद फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड्स होंगे। जो लिगेंड्स पुत्र ऑपोजिटली चार्ज आयंस भी हो सकते हैं, यानी कि लिगेंड्स भी कहां गया, लिगेंड्स भी आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे जो हम थोड़ी देर में और समझेंगे। और लिगेंड्स कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। बस इनके अंदर प्रॉपर्टी क्या है, दे हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या ये कह लीजिए दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की क्षमता रखते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में बॉन्ड कैसा बनेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब जब ये टूटता है तो एक तो जो बाहर वाले स्पेक्टेटर आयन है वो ऐसा टूट जाएंगे, उनके ऊपर जितना चार्ज आएगा वो बेसिकली आया है बिकॉज वो इस कॉम्प्लेक्स आयन बोलते कोऑर्डिनेशन आयन को न्यूट्रल करने के लिए दिया गया होगा। मेरी बात समझ आ गई? ये देखो, इस पे 4K पॉजिटिव 4 बार है तो यानी कि 4 पॉजिटिव हुआ होगा, तो इस पूरे के ऊपर 4 नेगेटिव आया होगा। अब इसके अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम है और Cn जो है, Cn ये बाहर आएगा सब, Cn जो है, ठीक है, तब इसको कहा जाएगा क्या कहा जाएगा, लिगेंड। क्या कहा जाएगा, लिगेंड। तो अब लिगेंड्स के बारे में 2 मिनट में डिस्कस करते हैं, पर उससे पहले आपके जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज हैं, जैसा मैंने बोला, इट कॉन्स्टिट्यूट अ सेंट्रल मेटल एटम और अ आयन with fixed number of oppositely charged ions or a neutral molecule. They are also named as coordination sphere which are non-ionizable. ये टूटता नहीं है, ये coordination sphere dissociate नहीं होता है, यही आइडेंटिटी रिटेन करके रखता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। ये 3 टाइप के हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल दिए हैं। जो चार्ज इसके ऊपर आएगा, जो आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज आएगा, वही शो करेगा कि ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स या आयन अवेलेबल होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी फर्दर 2 टाइप की हैं, होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स उन कॉम्प्लेक्सेस को कहा जाएगा जिसके अंदर एक ही तरह का लिगेंड हो, सेम टाइप का लिगेंड हो। फॉर एग्जांपल आपके पास FeCN6 है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ साइनाइड ही सिंगल टाइप का लिगेंड है। और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसके अंदर एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स हो, उन्हें कहा जाएगा हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। एग्जांपल CONH3 होल 4 Cl2 1 पॉजिटिव। तो आप यहां पे देखिए पुत्र, एक तो आपका एमोनिया और एक आपका क्लोरीन, क्लोराइड आयन और एमोनिया, ये 2 तरह के लिगेंड्स अवेलेबल है विद सेंट्रल मेटल एटम, इसलिए इन्हें क्या कहा जाएगा, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो आप पहले समझिए कोऑर्डिनेशन नंबर को। कोऑर्डिनेशन नंबर आपका फिक्स्ड नंबर होते हैं। सो ये होता क्या है, इट इज द फिक्स्ड टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद सेंट्रल एटम मेक विद द लिगेंड्स। यानी कि सेंट्रल मेटल एटम कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने लिगेंड के साथ कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कितने कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, वो होगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है, वो वेरी नहीं करता, हर एक का अपना अपना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। मेरी बात समझ में आई? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर मैंने एग्जांपल 6 वाला लिया तो सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होगा, नो।
कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले तो बहुत सारे एग्जांपल हैं जो आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पे देखिए साइनाइड है पुत्र, साइनाइड Cn-1 होता है, ठीक है। तो साइनाइड में मैंने आपको बताया था एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा साइनाइड विद आयरन, तो 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। अगला कंपाउंड देखिए हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, मैंने बताया था यहाँ पे 4 अमोनिया है 2 क्लोरीन है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4 + 2 6। अब ये एक न्यू टाइप का कॉम्प्लेक्स देखिए, है ये भी हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, लेकिन यहाँ पे जो EN लिखा हुआ है दिस इज इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन। तो अगर खाली हम काउंटिंग करके चलते तो यहाँ पे 2 + 2 4 हो जाता, लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 नहीं है 6 है। क्यों सर? क्योंकि इथाइलिन डायमीन जो है वो एक बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या है? उसकी डेंसिटी 2 है। तो अगर मैं इथाइलिन डायमीन बना के दिखाऊं तो इथाइलिन डायमीन कुछ इस तरीके से अब तो ये जो नाइट्रोजन हैं, ये जो नाइट्रोजन आपके पास अवेलेबल हैं, ये शो करते हैं कि ये दोनों के दोनों सेम सेंट्रल मेटल एटम के साथ आपके बॉन्ड बनाएंगे, इथाइलिन डायमीन। साफ साफ लिख दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे डेंसिटी कितनी है? 2। डेंसिटी कितनी है? 2। तो एक इथाइलिन डायमीन 2 कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो 2 कितने बनाएंगे? 4, और एक क्लोरीन ने बनाएंगे, तो 4 + 2 कितने हो गए? 6। तो इसका मतलब क्या है? इस कंपाउंड के हिसाब से आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब मैंने अभी आपको बताया कितने डोनर एटम अवेलेबल हैं आपके लिगेंड के पास, कितने डोनर एटम अवेलेबल हैं आपके लिगेंड के पास जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे होंगे। तो यहां पे आप काउंट कर सकते हो पुत्र, 2 × 2 4 + 1 × 2, तो 4 + 2 6, वही आंसर फिर से आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर आपके कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके ऊपर कितना चार्ज है। इट इज अ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ सेंट्रल मेटल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स आयन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर आप सबको पता है वेरी करता है। एक एग्जांपल लिया FeCN6 4 नेगेटिव, यानी कि इस पूरे एंटाइटी का चार्ज कितना है? 4 नेगेटिव, ठीक है जी। अब उसको कंपेयर करना है, सपोज आयरन का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है X, साइनाइड -1 होता है, तो वो कितनी बार है? 6 टाइम। सो X + -1 × 6 टाइम इक्वल टू टोटल है -4 चार्ज। तो आप X की वैल्यू निकाल रहे हो +2, यानी कि यहां पे इस कंपाउंड के अंदर आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब अगर आप इसका निकालें तो आप ये देखिए ये पूरे का पूरा जो एंटाइटी एज अ न्यूट्रल अवेलेबल है, ठीक है पुत्र। तो यानी कि नेट चार्ज कितना होगा? 0। या तो आप इस क्लोरीन को काउंटर आयन की फॉर्म में निकाल दीजिए और इसके ऊपर +1 चार्ज निकाल दीजिए, ये वाला। अगर हमने इस पूरे का निकालना तो देखिए सपोज कोबाल्ट X, अमोनिया जो है पुत्र इसका ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, अमोनिया एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। क्लोरीन -1, ये बाहर वाला भी -1। तो अब निकाल लें जी, X + 0 × 4 + -1 × 2, ठीक है जी। अब या तो चार्ज यहाँ पे ओवरऑल +1 कर दो, या इसका -1 यहाँ ऐड करके इक्वल टू 0। तो आप वैल्यू निकाल लीजिए, X -2 -1 = 0, so X = +3। So this would be the oxidation number of cobalt in this compound. ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर वेरी नहीं करता, ये याद रखिएगा।